तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के महेश्वरी। दोस्तों, आज से हम स्किन की वो श्रृंखला चालू करने जा रहे हैं। हम आपको सारे की सारी 38 की 38 जो मेडिसिन्स हैं वो तो नहीं बताएंगे, लेकिन स्किन में उपयोग आने वाली जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन्स हैं और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उनके जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज देने की कोशिश की जाएगी। ये एक जो 72 क्लासेस की श्रृंखला है, इस श्रृंखला में हम आपको पहले महीने की जो दूसरी हफ्ते को एंड कर रहे हैं, दूसरी सप्ताह को एंड कर रहे हैं। आज फ्राइडे है और फ्राइडे के बाद फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी मंडे को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक भ्रांति निकालने जा रहे हैं। आज सबसे पहले किताबों में वर्णित, कहीं कहीं पे गलत वर्णित है, उस वर्णित किताब में जो वर्णन है वो कैसे गलत है और उसको आप लोग को खुद सही करना है। किताबों में बहुत सारी चीजें आपको गलत मेंशन हो सकती हैं, गलत प्रिंटिंग हो सकती है, ठीक है, तो उसको आपको सही करना है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ लिखा है स्कोफ्लोसो 1, आप इस पे ध्यान दीजिए कि हम कहाँ पे हैं। स्कोफ्लोसो 1। अच्छा, स्कोफ्लोसो 1 में जो मौजूद हमारे प्लांट्स की औषधियां हैं वो क्या है। सबसे पहले है कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस, सेकंड हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, कैन, ठीक है। नंबर तीन पे मेट्रिकेरिया कैमोमिला, कैमोमिला। चौथी मेडिसिन कौन सी मिली हुई है S1 में, स्कोफ्लोसो 1 में? स्ट्रोफ्लोसो नोडोसा। अब पांचवी में यहां लिखता हूं, पांचवी मेडिसिन स्माइलेक्स मेडिका। नंबर 6वीं मेडिसिन कौन सी मिली होती है? नक्स नोमिका। तुसिल्को फरफरा। नेस्टेडम ऑफिसिनालिस। और लास्ट वेरोनिका ऑफिसिनालिस। तो इस तरह से ये 9 दवाइयां मिलके हमारी एक कॉम्प्लेक्स मेडिसिन बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेमेडी स्कोफ्लोसो 1। अब जो चीज गलत मेंशन है उस पे आते हैं। इसको, ये कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस है, ये 10%, या इसको आप 10 ml भी बोल सकते हैं। ये 10%, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, 10 ml। और ये है 12%, या इसको आप 12 ml भी बोल सकते हो। हाइड्रास्टिस है 12%। किताबों में कहीं कहीं पे वर्णित होगा 10%, जो कि गलत है। और कैसे गलत है ये भी बताऊंगा।
पोर्चुलेरिया ऑफिशियलिस कितना है 10%, हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस कितना है 12%, या इसको आप 12 ml भी बोल सकते हैं। मैट्रिकेरिया कैमेमिला है 12% या 12 ml भी बोल सकते हैं, 12 ml भी बोल सकते हैं। एस्ट्रोफ्लोसो नोडोसा कितना है 12%। अभी मैं बताऊंगा आपको, काफी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। स्माइलस मेडिका है 12%। आप इसको 12 ml भी कर सकते हैं। अब क्यों ml करेंगे हम बताते हैं आपको। आप ml क्यों कहेंगे, ml में क्यों आप सर बता रहे हैं कि ml में कैसे कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा। 12% लक्समोम का भी, और ये सब जो है वो है 10%। आप किताबों में जाइए, मेरे पास एक किताब है, ये किताब है, इस किताब में आप देखेंगे तो हर जगह 10-10 लिखा हुआ है, 10-10 पार्ट, 10-10 पार्ट, जो कि गलत है। कोई भी मेडिसिन अब इसका टोटल करिएगा तो ये आना चाहिए 100%, या आप इसको 100 ml भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपनी एसपीजी माने स्पेजलिक, एसपीजी माने स्पेजलिक, पोर्चुलेरिया ऑफिशियलिस कितना है 10%, हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस 12, कैमोमिला 12, एस्ट्रोफिलो नोडोसा 12, मेडिका स्पाइरस मेडिका 12, नक्स वोल्टा 12, तो सिल्को फरफरा 10, नस्टेटम ऑफिशियलिस 10 और वेरिमिला ऑफिशियलिस 10। अब इसको टोटल कर लीजिए, तो जब आप टोटल करेंगे तो 100% या 100 ml निकलेगा। मतलब किसी भी ग्रुप में जो ये ग्रुप है ये 100% होना जरूरी है, या 100 ml में इसका कॉम्बिनेशन किया गया है। तो ये जो है किताबों में जो 10-10 लिखा हुआ है, भाई 10-10 से तो क्या होगा 90 ml होगा ना, 90 ml गलत है, होना चाहिए कोई भी ग्रुप हो वो 100% या 100 ml होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई आपको। किताबों में जब आप देखेंगे 10%, ये 10% क्या है, ये 10% है 10 ml। ये हाइड्रोसिस 12% क्या है 12 ml। ओके, ये चीज मतलब मेरा पहला ये समझाने का मतलब ये था कि जब भी आपको कोई भी, चाहे एस्क्लोफ्लोसो 1, चाहे एस्क्लोफ्लोसो 2, चाहे एस्क्लोफ्लोसो 3, चाहे एस्क्लोफ्लोसो 5, चाहे 6, ये 100 ml का गठजोड़ होना चाहिए 100% का। वरना जो किताबों में मेंशन है ना, ये जो किताब है इस किताब में केवल 90 ही है, क्या कर सकते। तो भाई लिखने वाले ने ध्यान नहीं दिया, उसको इस बात की समझ ही नहीं थी। अब जो सोचिए जो किताब लिख रहा है और जो इतनी छोटी सी बात को ध्यान नहीं रख पा रहा है, वो और किस बात का ध्यान रखेगा। किताब में लिखने से पहले ये सब चीजें सोचना बहुत जरूरी है। एक किताब लिखने का मतलब है कि आप कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, उस किताब से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं।
तो आप एक लेखक को बहुत सोच विचार के और बहुत ध्यान से अपनी बातों को अपने पाठकों को देना चाहिए। ये नहीं कि बस उठाया उधर लिख दिया, मतलब कुछ नहीं, किताब छापने से मतलब है, सब गलत है, सब फालतू। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको कि कैसे किसी भी ग्रुप का गठजोड़, किसी भी गट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो कॉम्बिनेशन है, ये 100% मतलब 100 लेवल होना जरूरी होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं बात हम सबसे पहले प्लांट पे जो चर्चा करेंगे हम आज, वो है COCH कोशिलेरिया। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो एस्ट्रोफ्लोसो-1 है, उसको एक नाम और दिया गया है, जो नाम जो है जर्मन में, किताब जर्मन फार्माकोपिया में दिया गया है, वो नाम है एस्ट्रोफ्लोसो-1 को क्या बोलते हैं? कोशिलेरिया कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कोशिलेरिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई। अब आप कहोगे क्यों? S2 पे हम S2 को जब हम देखते हैं, एस्ट्रोफ्लोसो-2 को देखते हैं, तो वहां पे लिखा है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेक्स, और यहां S1 पे लिखा है कोशिलेरिया कॉम्प्लेक्स। तो भाई यहां पे तो जो नक्समोमिका है, नक्समोमिका को जब हम हटाते हैं S2 में, हम हटा देते हैं, S2 में हम नक्समोमिका हटा के लाइकोपोडियम को लाते हैं, तो लाइकोपोडियम कॉम्प्लेक्स आपने वहां लिखा, यहां पर तो आप कोशिलेरिया कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा? तो मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। अगर किसी के पास इसका जवाब हो तो कृपया करके मुझे मेरे फोन नंबर पे बताने की कृपा करें, क्योंकि कभी कभी मुझे भी इसका जवाब आज तक, ये 23 सालों में आज तक मुझे नहीं मिल पाया कि सर लाइकोपोडियम कॉम्प्लेक्स अगर आप S2 को बोलते हो तो कोशिलेरिया कॉम्प्लेक्स S1 को क्यों बोलते हो, नक्समोमिका कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बोलते हो? तो मुझे जवाब नहीं मिल पाया। ठीक है, लेकिन ये है कि कोई ना कोई मुझसे ज्यादा इस बारे में जानता होगा तो वो मुझे बताएगा जरूर। थैंक यू सो मच जो मुझे ये बात बताए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, थोड़ी बहुत मेरी जो ये नॉलेज है, इस नॉलेज में मुझे मेरी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को आता हो यहाँ पे तो मुझे बताएं, और नहीं तो सबके लिए मेरी फोन लाइन खुली हुई है, कोई भी मुझे समझाए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट है कोशिलेरिया ऑफिसिनेलिस, हमारा जो एस्ट्रोफ्लोसो-1 का पहला प्लांट है। ठीक, अच्छा, जानते हैं इसको, ये कहां पाया जाता है? दिस इज नॉट इंडियन प्लांट, सॉरी, ठीक है, ये इंडिया में नहीं पाया जाता, ये यूरोपियन प्लांट है, यूरोपियन प्लांट, EUROPE, यूरोपियन प्लांट। ये यूरोपियन प्लांट है, आमतौर पे इंडिया में नहीं मिलता। ये कहां कहां मिलता है? जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ठीक, इटली, स्पेन, हाँ, इतना मुझे नॉलेज है कि कुछ जगहों पे ये अब उगाया जाता है, जिसमें हम बंगाल, पंजाब, यहाँ पे इंडिया में उगाया जाता है, बंगाल और पंजाब में कोशिलेरिया ऑफिसिनेलिस अब बगीचों में उगाया जाता है।
लेकिन ये मेन प्लांट कहाँ का है? कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस कहाँ का है? यूरोपियन प्लांट है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन, यहाँ पे ये पाया जाता है। अच्छा एक बताइए, अगर कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस इंडिया में नहीं पाया जाता है तो उसका स्पेसिफिक कैसे निकाला जाएगा? कहानी आई, बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस इंडिया में नहीं पाया जाता तो उसका स्पेसिफिक कैसे निकालेंगे? अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जहां पे ये पाई जाती है वहां से आपको इसके स्पेसिफिक को इंपोर्ट करना होगा, तभी इंडियंस इस प्लांट को का स्पेसिफिक पाएंगे। जब हम दवा बनाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये कहाँ पाया जाएगा? तो इसलिए क्या है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी मेडिसिन है जिनका इंपोर्ट करना जरूरी है। अब जब ये यहाँ पे है ही नहीं तो हमारे जो फैक्ट्री वाले हैं, जो फार्मेसी वाले हैं, ठीक, वो कहाँ से हमें S1 में ये दे पाएंगे? S1 में कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस कहाँ से दे पाएंगे? तो ये सब चीजें बड़ी जानने की बातें हैं। अब क्या होता है, हाँ, इसी के स्पीसीज से मिलता जुलता कोई प्लांट हमको प्रोवाइड किया जाता है, कहा यही जाता है। लेकिन क्या पांचों भाई एक जैसे होते हैं? जब पांच भाई एक जैसे नहीं होते तो क्या इसका स्पीसीज, मतलब इसका भाई, इसकी बहन का मेडिकल प्रॉपर्टीज एक ही होगा? नहीं होगा। तो इसलिए हमें कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस की अगर जरूरत है तो हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये सब बातें मैं आपको अगर बोल रहा हूं तो उसके पीछे कोई लॉजिक है, और उस लॉजिक को पहचानने की आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि सर हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने शब्दों में बता दिया है, जो समझ सके वो समझ ले, जो ना समझे उनको राम राम। अच्छा, ये जो है इसका जो यूज करते हैं, इसका जो ये जो पौधा है, ये जो इसका पौधा है, पुष्प है, ये एक चीज समझिए, ये जुलाई टू सितंबर के महीनों में अपनी सरसवा अवस्था में होता है, मतलब जवानी की अवस्था। कहते नहीं है जवानी में क्या होता है कि किसी भी चीज का अपना एक अलग ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो हम इसके जुलाई से सितंबर के बीच में इसके रूट को, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज कहाँ पाई जाती है? इसमें रूट में, जड़ में पाई जाती है। तो कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस का हम रूट कब लेते हैं? जुलाई से सितंबर महीने, मतलब जो फार्मेसी वाले हैं वो कब उनको लेना चाहिए? जुलाई से सितंबर के महीने में। और उसका कौन सा पार्ट लेना चाहिए? रूट लेना चाहिए। ठीक है, अब इस रूट से क्या बनेगी? हमारा स्पेजरिक बनेगा, इस रूट से हमारा एसपीजी बनेगा। समझ रहे? यहां पे हम क्या कौन सा पार्ट लेते हैं? कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस का रूट लेते हैं। अच्छा, कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस को एक चीज और कहा जाता है, क्या बोला जाता है? स्कर्वी ग्रास। ग्रास माने घास, स्कर्वी माने स्कर्वी बीमारी से बचाने वाली घास। स्कर्वी बीमारी से बचाने वाली घास मतलब कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी कहलाता है। ठीक, इसका मतलब है कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। देख लीजिए, और विटामिन सी इज ए बेस्ट विटामिन फॉर स्किन, टिश्यू एंड गाउट। विटामिन सी इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर स्किन, टिश्यू रेमेडी, टिश्यू डैमेज एंड गाउट। मतलब स्किन में,
टिश्यू में और गाउट में विटामिन सी का सबसे ज्यादा रोल पाया जाता है। तो अपने आप समझ लीजिए, एक शब्द में निकल गया कि कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस मतलब S1 हमारा बेस्ट मेडिसिन किसका है? स्किन का है, टिश्यू का है, गाउट का है। ये तीन बातें निकल के बाहर आ गई। इसीलिए प्लांट को स्टडी करना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप प्लांट की स्टडी करते हैं ना तब आपको समझ में आता है अच्छा हाँ कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस देना था। क्यों? अरे वो विटामिन सी से उसकी स्किन डैमेज बच जाएगी, टिश्यू रिपेयर हो जाएगा, अच्छा गठिया बाएं भी ठीक करता है। तो ये सब अपने आप समझ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा पायरिया, गम अल्सर, पायरिया और गम अल्सर, स्पॉन्जी गम्स, मुंह में सांस में बदबू आना, मुंह में जब सांस लेते हैं तब बदबू आती है, बदबू करना, उस समय कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस से केवल गरारा कर ले तो हमारे ये जो गम्स हैं, बॉयल्स हैं, मतलब पायरिया जैसी जो भी चीजें हैं ये जो है रिपेयर हो जाती है। मतलब कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस से कुल्ला करते लोग करके कुल्ला करते हैं तो उससे दांत, गम्स, मुंह से बदबू आना, इन सब में बहुत फायदा मिलता है। अच्छा, इसके अलावा ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, गम्स ब्लीडिंग, वुंड हीलिंग, वुंड माने जानते हैं ना, थोड़े फुल्कियों को वुंड बोलते हैं, वुंड हीलिंग, किडनी स्टोन, किडनी स्टोन, और सबसे बड़ी बात है स्किन क्लीन करता है, स्किन क्लींजर है ये। कौन? कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस स्किन क्लींजर है, क्लींजर। कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक है ये, स्किन क्लींजर है। इसका मतलब ये क्या है? ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब ब्लड की अशुद्धियों को यूरिन के माध्यम से निकाल देता है, यूरिन के माध्यम से निकाल देता है। कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस का बहुत ज्यादा जो यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज है, वो जानते हैं इसका जो पत्ता होता है ना वो लोग जोड़ों में बांधते भी हैं। जोड़ के तने में कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस के पत्ते को बांधा जाता है यूरोप में। जो वहाँ के हर्बल डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के हर्बल चिकित्सक हैं, वो इसको बांधते हैं। अच्छा, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा ग्लूकोजामाइन, कुछ लोगों ने सुना होगा ग्लूकोजामाइन। तो इसमें क्या है? ग्लूकोसाइड पाया जाता है, ग्लूकोसाइड यही है जो ग्लूकोजामाइन बढ़ाता है और गठिया गांठों को रिपेयर करता है। एक चीज और लिख लो, स्प्लीन बेस्ट रेमेडी, स्प्लीन तिल्ली, जो तिल्ली ऑर्गन है, स्प्लीन ऑर्गन है, उसका ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। भूख की, ये क्या करती है? भूख की कमी, ठीक है, भूख की कमी और स्टमक को क्लीन करती है, स्टमक को क्लीन करती है, इनडाइजेशन को कंट्रोल करती है। कोचिलेरिया ऑफिसिनालिस के
कॉचलेरिया ऑफिशियलिस का यूज जो है वो टूथ से संबंधित, टूथ और गम से संबंधित कोई भी दवा हो, टूथ और गम से संबंधित कोई भी दवा हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो टूथ पाउडर हो, चाहे वो स्किन क्रीम हो, ठीक है, हर जगह कॉचलेरिया ऑफिशियलिस का यूज किया जाता है। ये बात आपको समझिए कि ये चीज है इसमें, ठीक है। कॉचलेरिया ऑफिशियलिस की यूजेस आपको, अच्छा एक डॉक्टर बड़े फेमस है, डॉक्टर विलियम बोरिक, होम्योपैथी में, जिनकी आपने कई लोगों ने जाना होगा, तो डॉक्टर विलियम बोरिक वो स्पेशली कहते हैं कि कॉचलेरिया ऑफिशियलिस का यूज जो है वो सेलिवरी ग्लैंड, जो सीबीएस ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे सबसे बेहतरीन है। मतलब अगर सेलिवरी ग्लैंड हमारा डिस्टर्ब हो जाए, सेलिवरी ग्लैंड के कारण कोई स्किन प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पे कॉचलेरिया ऑफिशियलिस इज द बेस्ट मेडिसिन। और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो है वाइटल फोर्स, होम्योपैथी में वाइटल फोर्स और इलेक्ट्रोपैथी में ऑड फोर्स, उसी को ऑड फोर्स बोला गया। तो इनका कहना है कि S1 जो है या कॉचलेरिया ऑफिशियलिस जो है वो क्या करता है, वाइटल फोर्स को मेंटेन करता है। मतलब अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये ऑड फोर्स को मेंटेन करता है, ऑड फोर्स को मेंटेन करता है। मतलब समझ लीजिए कि कॉचलेरिया ऑफिशियलिस नर्वस सिस्टम की बेस्ट मेडिसिन है। यहां से ये बात निकल के आती है कि अगर ये वाइटल फोर्स ऑड फोर्स को बढ़ाता है, मेंटेन करता है, तो इसका मतलब ऑड फोर्स रिप्रेजेंट किसको करता है, नर्वस सिस्टम को। मतलब ये नर्वस ऑर्गन्स की बेस्ट मेडिसिन है। ओके, अच्छा एक डॉक्टर और है जिनका नाम है डॉक्टर एडोल्फ, इसको थोड़ा मैं मिटा दो। डॉक्टर एडोल्फ इन्होंने कॉचलेरिया ऑफिशियलिस का जब रिसर्च किया, कॉचलेरिया ऑफिशियलिस पर जब इन्होंने वर्कआउट किया, तो इन्होंने कहा कि अगर यूरिन कम हो रही हो, यूरिन कम मात्रा में हो रही हो, तो कॉचलेरिया ऑफिशियलिस देने से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। पेशाब के रास्ते में बर्निंग हो रही हो तो कॉचलेरिया ऑफिशियलिस से बर्निंग ठीक हो जाता है। यूरिथ्रा में इंफ्लेमेशन हो तो यूरिथ्रा ठीक हो जाता है। अगर यहाँ पे इंफ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो सूजन भी ठीक हो जाता है। ये कहना है डॉक्टर एडोल्फ का। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर किसी को गोनोरिया हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉचलेरिया ऑफिशियलिस सबसे बेस्ट मेडिसिन है। और यहाँ तक कि इन्होंने जोड़ों के दर्द के लिए इसको सबसे बेस्ट मेडिसिन बोला है। किसको? कॉचलेरिया ऑफिशियलिस। अब बात आती है, एक बात आप लोग जानते हैं, माल न्यूट्रिशन। नाम सुना है माल न्यूट्रिशन का? कुपोषण। कॉचलेरिया ऑफिशियलिस कुपोषण के रोगियों में न्यूट्रिशन का काम करता है। न्यूट्रिशन कहीं कहीं पे कॉचलेरिया ऑफिशियलिस को जूस के रूप में पिया जाता है। जूस, जैसे हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग गन्ने का जूस पीते हैं, मौसमी का जूस पीते हैं, तो बहुत जगह पे इसको बरसात के मौसम में देखिए, स्पेशली जुलाई सितंबर बरसात का महीना, तो बरसात के मौसम में बहुत जगह लोग इसके जूस का उपयोग करते हैं। बहुत लोग पिंपल्स को ठीक करने में, दाग धब्बों में,
इसके जूस का प्रयोग करते हैं, पीते हैं, उनसे पिंपल्स, दाग धब्बे ठीक हो जाते हैं। बहुत लोग ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और बहुत लोग इसका उपयोग लीवर और स्प्लीन को हेल्दी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि कोचलेरिया ऑफिसिनालिस कहाँ कहाँ यूज होता है। पूरी कहानी कोचलेरिया ऑफिसिनालिस की ये था हमारे इलेक्ट्रोपैथी में इसका कितना पार्ट मिला हुआ है। ईएस में, इलेक्ट्रोपैथी में 10 ml या 10% स्पेजरिक इसका यूज होता है। स्पेजरिक कितना पार्ट? 10 ml। जब हम S1 में इसका कितना यूज करते हैं? 10 ml। तो ये रही बातें दोस्तों कोचलेरिया ऑफिसिनालिस के बारे में कि ये है हमारा, ये कोचलेरिया ऑफिसिनालिस है, ये हमारे S1 में है। और S1 में इसका जो पार्ट है केवल कितना है? 10%। लेकिन आपको एक बात यहीं पे बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को स्कर्वी हो, सूखा हो, ठीक है, तो आप जो है जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट है एस ग्रुप पे जब आप देखेंगे तो S3 और S5 में 25 ml यूज किया गया है, 25 ml। तो वहां हम S1 को ना यूज करके S3 या S5 को यूज करेंगे। किसमें? स्कर्वी के केस में। ठीक है, ये बात इसलिए कि हमें जो सबसे ज्यादा, अगर हमें लगता है कि ये स्पेशली स्कर्वी डिजीज की मेडिसिन है, कुपोषण की, माल न्यूट्रिशन की मेडिसिन है, ठीक है, या स्किन की मेडिसिन है, टिश्यू की मेडिसिन है, गाउट की मेडिसिन है, तो गाउट किससे ठीक होगा? S5 से। टिश्यू किससे रिपेयर होगा? S5 से। स्किन किससे रिपेयर होगी? S5 से। कोचलेरिया ऑफिसिनालिस तो हमारे S3 और S5 में भी है। तो स्किन की जहां बात आती है वहां S1 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? हमारा S3 S5। ठीक है दोस्तों, बात को यहां से हम कैसे ले गए? केवल कोचलेरिया ऑफिसिनालिस से हम कैसे, देखो आपको बता दिया कि हमारे लिए S1 से ज्यादा कीमती क्या है? S1 से ज्यादा कीमती है S3 S5, क्योंकि वहां पे इसकी जो परसेंटेज है 25%। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम लोग S3 फॉर क्रोनिक स्किन डिजीज, S5 फॉर एक्यूट स्किन डिजीज यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई कोचलेरिया ऑफिसिनालिस की बात। ठीक है, हमने आपको आज पहला प्लांट, यूरोपियन प्लांट कोचलेरिया ऑफिसिनालिस के बारे में बता दिया। अब एक प्लांट की और चर्चा करते हैं, और उस प्लांट का नाम है हाइड्रस्टिस। दो प्लांट एक दिन में कवर करेंगे तो हम काफी प्लांट कवर कर ले जाएंगे। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को समझ लीजिए। अब ये जान लीजिए, ये सारे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर भरे पड़े हैं। कल के दिन शनिवार है, कल आप सबको टेस्ट देना है। एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, कोचलेरिया ऑफिसिनालिस और हाइड्रस्टिस, इस सब पे क्वेश्चन आंसर, 15 क्वेश्चन आंसर आप लोग के लिए, जैसे अगली बार आप लोगों ने दिया था वैसे ही क्वेश्चन आंसर तैयार किए जाएंगे। हमारे जितने यहाँ पे, चाहे हमसे बुजुर्ग हो, चाहे हमसे छोटे हो, चाहे हमसे बड़े हो, चाहे हमारे समांतर हो, लेकिन मैं आपका टीचर हूँ यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए।
आप आप भी शो कीजिए कि सर नहीं, आपकी क्लास है, हम एकदम मन लगा के ले रहे हैं, तभी मुझे पता चलेगा। दूसरा प्लांट पे आ जाना है, हाइड्रस्टिस। ठीक है, हाइड्रस्टिस केनाडेंसिस, केना ही लिख देता हूं बस, हाइड्रस्टिस केनाडेंसिस। ये एसपीजी, एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेसिफिक। ओके, आप समझिए कि ये जो है हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस भी इंडिया में नहीं मिलता भाई। अब आप समझ लीजिए, हाइड्रस्टिस कैनाडेंसिस भी इंडियन प्लांट नहीं है, ये कहाँ मिलता है? यूरोप में। ये भी एक यूरोपियन प्लांट। अब दो दो मेडिसिन, वो भी यूरोपियन, इंडिया में मिलती नहीं है। अब आप कहानी आप समझो, ठीक है। अब इसका जो कलेक्शन होता है, इससे जो दवाइयां हमारी बनाई जाती है, वो फार्मेसी यूज करती है अप्रैल। इस पौधे को लेने का काम, इसकी फूल का काम, इसका क्या लिया जाता है मैं बताऊंगा अभी, इसका क्या चीज लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है अप्रैल से मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मतलब अगर इसका कोई भी प्लांट, इसकी इसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टीज है, वो अप्रैल से मई के बीच में ली जाती है। ठीक है, इसका जो पार्ट है, कौन सा पार्ट लिया जाता है, मतलब पार्ट यूज कौन सा पार्ट होता है, तो इसका जो पार्ट यूज होता है उसको बोलते हैं RHIZOME, राइजोम। ये राइजोम क्या होता है भाई? रूट पढ़ा है, स्टेम पढ़ा है, फ्लावर पढ़ा है ना, लीव्स पढ़ा है। ये राइजोम क्या होता है जो इसको यूज किया जाता है? राइजोम को बोलते हैं, मतलब हाइड्रस्टिस के संदर्भ में राइजोम को बोलते हैं येलो रूट। अब रूट जैसा होता है, ये तो पता चल गया कि ये रूट जैसा होता है, जड़ जैसा होता है, लेकिन राइजोम का मतलब वो क्या होता है? राइजोम, राइजोम का मतलब होता है कंसिस्ट, मतलब बना होना, कंसिस्ट ऑफ नोड्स, कंसिस्ट ऑफ नोड्स, डेवलप। ये डेवलप होता है कैसे? डेवलप रूट्स एंड शूट्स। ये राइजोम जो होता है रूट और शूट होता है, मतलब ये डेवलप होता है तो इसके अंदर नोड होती है। अब इसको आप कह सकते हो कि अदरक के जैसा, अदरक आपने देखा है, वैसा होता है राइजोम। राइजोम जब आप देखोगे तो नोड बने होंगे, अदरक के जैसा होता है, नोड वैसे होते हैं। ठीक है, ये होता है। एक डॉक्टर थी जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रयोग किया, सबसे पहले इसकी खोज की, वो थी डॉक्टर हेल। डॉक्टर हेल, डॉक्टर हेल ने पाया कि जब इसका प्रयोग किया, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज इसका देखा, तो कहा देखा कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका रोल सुपर है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर, अब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होती है भाई? म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब समझे आप? गाढ़ा, सफेद, पीला, लससा, ऐसा स्वभाव होता है ना। म्यूकस, म्यूकस कैसा होता है? गाढ़ा, पीला, लसलसा, ऐसा जो
जो होता है वो होता है म्यूकस, शरीर में पाया जाने वाला म्यूकस। ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे, ल्यूकोरिया के केस में और गोनोरिया के केस में, म्यूकस मेम्ब्रेन, ल्यूकोरिया और गोनोरिया। ल्यूकोरिया और गोनोरिया, ठीक है, के स्राव को ठीक करता है। मतलब इसकी जो स्राव है, यहाँ जो स्राव होता है म्यूकस का, उसको कौन ठीक करता है, हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस ठीक करता है। मतलब ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बेस्ट मेडिसिन है। मतलब जब म्यूकस आप कहीं पे किसी अंग से निकलने लग जाए तो वहां, अच्छा, हाइड्रेस्टिस जो है वो एंटी आप जो है क्या कह सकते हैं, एंटी वाइन मेडिसिन कह लीजिए। एंटी वाइन मतलब शराब को छुड़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, शराब का सेवन से जब, शराब के सेवन से जब लीवर बिगड़ जाता है ना, शराब के सेवन से जब लीवर बिगड़ जाता है तो हाइड्रेस्टिस इज द बेस्ट मेडिसिन। हाइड्रेस्टिस इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक है, अच्छा, अब एक डॉक्टर हुए, डॉक्टर देखिए साइंटिस्ट होंगे, साइंटिस्ट ही तो ये सब चीजों को खोज करेंगे। एक डॉक्टर हुए डॉक्टर ह्यूजेक। एक डॉक्टर ह्यूजेक ने जब पैरालिसिस को पाया तो इन्होंने पाया कि ऐसे रोगी जिनको लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन, मतलब लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन बारी बारी से होते हैं। बारी बारी मतलब कभी उसको लूज मोशन हो रहा है तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी वही पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब लूज मोशन हो रहा है, कभी वही पेशेंट कह रहा है कि पेट कॉन्स्टिपेशन है। तो ऐसे मरीजों के लिए हाइड्रेस्टिस इज द सुपर मेडिसिन। ओके, ये कहीं से भी, चाहे जोड़ों के दर्द में जो म्यूकस, जोड़ों के दर्द में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, ठीक, या फोड़े फुंसी में मवाद आ जाए, ठीक, या कहीं में जैसे कहीं पे नाक से म्यूकस का निकलना, ब्रेस्ट से बदबूदार मवाद का निकलना, ठीक है, कैंसर, यू लॉस योर नेटवर्क कनेक्शन, ट्राई टू कनेक्ट, क्या हो रहा है, नेटवर्क कनेक्शन, नेट चला गया, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आ गया। तो दोस्तों मतलब कि जहां पर म्यूकस मवाद लसलसा चीज दिखे पूरे होल ऑफ दी बॉडी में, होल ऑफ दी बॉडी में जहां म्यूकस है, म्यूकस, जहां मवाद, जहां सड़न, जहां गलन, जहां कैंसर, वहां पे हाइड्रेस्टिस, वहां पे हाइड्रेस्टिस का रोल सबसे बेहतरीन। ये मल्टीपर्पज रेमेडी है जिसका उपयोग मस्कुलर स्पाज्म, हार्ट स्टिमुलेंट, बीपी को कंट्रोल करने में और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, ये समझ लीजिए जीआईटी की मेडिसिन है। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की मेडिसिन। 1798 में 1798 में अमेरिका के चिकित्सक ने हाइड्रेस्टिस को कैंसर में यूज किया था। जीआईटी कैंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कैंसर में यूज किया था हाइड्रेस्टिस, और रिजल्ट बहुत अच्छे पाए थे। अगर हम इसको एक भाषा में लिखें तो ये जो हाइड्रेस्टिस है, ये जो हाइड्रेस्टिस है, ये कहाँ काम करेगा, जीआईटी में काम करेगा,
तो मतलब ये जीआईटी कहाँ से होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा आपका पेट, ठीक, खट्टी डकार, आंव का आना, लैट्रिन में आंव का आना, म्यूकस का आना लैट्रिन में, ठीक है, यहां यूज कर सकते हैं। मतलब आप एक चीज समझिए कि हाइड्रोस्ट्रेस को आप म्यूकस मेडिसिन बोल लीजिए, म्यूकस मेडिसिन एक ही वर्ड पे, तो ये म्यूकस पे काम करेगा, वो भी पूरे जीआईटी के म्यूकस पे काम करेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पूरे, जहां पे मवाद हो, जहां पे म्यूकस हो, वहां पे आप हाइड्रोस्ट्रेस को यूज करें। जहां पे जीआईटी की प्रॉब्लम हो, वहां पे कैंसर के आपको को दिख रहा हो, वहां पे हाइड्रोस्ट्रेस को यूज करें। अब बात आई, सर हाइड्रोस्ट्रेस किस ग्रुप में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उसको देखिए और उसको यूज कीजिए। किस ग्रुप में, क्वांटिटी कहाँ ज्यादा है, इससे आप एक अच्छी, मतलब ज्यादा मात्रा में आप हाइड्रोस्ट्रेस देके पेशेंट को रिकवरी जाते हैं। अब हम आपको एक चीज कुछ लिख रहे हैं, हाइड्रोस्ट्रेस एंटीसेप्टिक, ये भी एंटीसेप्टिक है क्योंकि मवाद को ठीक करा ना, एंटीसेप्टिक, एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटिक, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब से संबंधित जो तकलीफें होती है यूरिनरी ब्लैडर, और रेक्टम, मल द्वार, इतनी जगहों पे अगर आपको एंटीसेप्टिक यूज करना हो, जीआईटी पे यूज करना हो, यूपी पे यूज करना हो, रेक्टम पे यूज करना हो, एंटी डायबिटिक पे यूज करना हो, तो हाइड्रोस्ट्रेस को आप यूज कीजिए। आप हाइड्रोस्ट्रेस को दिमाग में बसाइए कि हाइड्रोस्ट्रेस किसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोस्ट्रेस को यूज कीजिए। अब उस प्लांट, अब आप उस ग्रुप को देख समझ जाएंगे कि हाँ इस ग्रुप पे ज्यादा पाया जाता है। जैसे अभी हमने अपने कॉशलेरिया के लिए बताया, वैसे इसको समझिए, ठीक है। अच्छा, ये जो राइजोम है, अभी हमने बोला था ना राइजोम, ना राइजोम बताया ना, उस राइजोम में दो तरह के केमिकल पाए जाते हैं। प्लांट में भी केमिकल पाए जाते हैं ना, प्लांट में भी केमिकल पाए जाते हैं। तो जो केमिकल पाए जाते हैं उनका क्या नाम है, आपको यहां से बड़ी चीजें पता चलेगी। जो केमिकल पाए जाते हैं हाइड्रोस्ट्रेस के प्लांट में, वो उनका नाम क्या है और उनके बारे में आप समझेंगे कि क्या है। एक का नाम है बारबेराइन, बारबेराइन, ठीक, एक का नाम है बारबेराइन। हाइड्रोस्टिमाइन, ये सब केमिकल के नाम है जो हाइड्रोस्ट्रेस कैंडेंसेस से पाया जाता है। और एक का नाम है केनाडाइन, केनाडाइन, ठीक है। ये जो बारबेराइन होता है ये येलो कलर का होता है, और जो हाइड्रोस्ट्रेस होता है, हाइड्रोस्ट्रेस का जो राइजोम होता है वो भी येलो कलर का होता है। हाइड्रोस्ट्रेस का जो रूट है, जिसको आप रूट कह लीजिए या राइजोम कहिए, राइजोम कहना सही रहता है, ठीक है, रूट कहना सही नहीं होता है। तो ये जो है बारबेराइन येलो कलर का, इसमें केमिकल पाया जाता है जो क्या देता है, अब देखिए यहीं से पता चलता है, ये देता है स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो बारबेराइन स्ट्रेंथ किसको देता है। स्ट्रेंथ एच, एच माने हार्ट, देखिए कितना बड़ा काम है। हाइड्रोस्ट्रेस जो है हार्ट को स्ट्रेंथ देता है, हार्ट बीट को नॉर्मल बनाता है, एचबी हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है, ठीक।
डायबिटीज, डायबिटीज में ये जो है बर्बराइन केमिकल जो है, जो हाइड्रोसिस कैटाइसिस पाया जाता है, ये हार्ट डायबिटीज में इंसुलिन के प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है। स्किन डिजीज में बार्बेराइन, स्किन डिजीज में काम आता है बार्बेराइन। और वेट लॉस, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये जो बार्बेराइन है ये सो यूजफुल होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो इसीलिए हाइड्रोसिस आपको आप वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोसिस को वेट लॉस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक वर्ड और, अच्छा ये इसमें एक केमिकल जो है, जो हाइड्रोसिटिमाइन है, ये जो है थोड़ा सा जहरीला होता है, तो इसीलिए जब स्पेशलिस्ट निकालते हैं तो इसको बाहर कर देते हैं, हाइड्रोसिटिमाइन को निकालते हैं। ठीक है। अब केनाडाइन से एक चीज, वैसे इसके बारे में उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन से नहीं कह सकता हूँ कि हाइड्रोसिटिमाइन क्या होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये केनाडाइन से देखिए, ये दो चीज जो केमिकल जो हमारे लिए लाभप्रद है, एक है बार्बेराइन और एक केनाडाइन। आपने नाम सुना होगा, एक लोशन लगाते हैं एलोपैथी में, कैंडिड करके ना, वो यही केमिकल है। ये कैंडिडाइन जो है इसी से बनता है, यही है। तो मतलब हाइड्रोसिस में, जो स्किन डिजीज में, ठीक है, केनाडाइन को यूज करते हैं। ये चीज यहां से हमें ये पता चलता है। ठीक है। अच्छा, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को ये केनाडाइन ही मारता है, केनाडाइन ही फंगस को भी मारता है, केनाडाइन ही फंगस को भी मारता है। मतलब हाइड्रोसिस इतनी अच्छी दवा है कि वो फंगस को क्योर करती है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहाँ होगा? जीआईटी में होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगा, तो वहां पे उसका रोल है। ठीक है। अब हाइड्रोसिस का मेन रोल अगर आप लोगे तो अल्सरेशन, इन्फ्लामेशन, सूजन को ठीक करना। ठीक है। और सर्विक्स की कोई प्रॉब्लम है, जो सर्विक्स की प्रॉब्लम है, सर्विक्स लेडीज में सर्विक्स म्यूकस, सर्विक्स में जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए दिस इज द बेस्ट मेडिसिन, हाइड्रोसिस। अच्छा एक चीज आपको बता देते हैं, जो चीज हम बताना भूल गए थे। हमने कहा ना कि हाइड्रोसिस क्या है? राइजोम है, RHIZOME ना, राइजोम। आपको बता दिया अदरक के जैसा। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लेके चले तो अंडरग्राउंड मतलब अंडरग्राउंड क्या होता है? जमीन के नीचे। अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रो, कहाँ ग्रो करता है राइजोम? ऑन द सॉइल सरफेस, सरफेस। सॉइल बोलते हैं ना, नमी वाला, जो सरफेस नमी वाले होते हैं, तो मतलब हाइड्रोसिस कहाँ उठता है? नमी वाले इलाकों में उठता है। तो राइजोम जो है, जो इसके अंदर हम ये जो है हमारा मेडिसिनल यूज पार्ट है, वो एक तरह का स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम है दैट ग्रो द सॉइल सरफेस। ये अदरक के जैसा होता है, अदरक के जैसा। अदरक आपने देखा ना, एक गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ ना, ऐसी होती है ना, एक साथ चिपकी कांटे होती है, नोट्स होते हैं। तो राइजोम उसी को बोलते हैं, एक के ऊपर एक जो गांठें नुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो आपको मेन चीज है, जो समझ लीजिए
इसके शरीर में मैंने बोला ना अभी कैंडिडा पाया जाता है, कैंडिडा एल्बिकेंस, मतलब हाइड्रोस्टिस में कैंडिडा एल्बिकेंस नामक फंगस पाया जाता है, जो क्या करता है, वेजाइनल इचिंग, ओरल इंफेक्शन, स्किन रैशेस को ठीक करता है। मतलब एक जो कैंडिडा हमने अभी बात की थी, इसका फुल नेम है कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस, ये पाया जाता है हाइड्रोस्टिस में। ये क्या ठीक करता है, वेजाइनल इचिंग, वेजाइनल म्यूकस, और मतलब वेजाइनल जो सारी प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेस, ये ठीक करते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस हाइड्रोस्टिस में पाया जाने वाला केमिकल, कैंडिडा एल्बिकेंस वेजाइनल इचिंग, वेजाइनल म्यूकस, स्किन रैशेस को ठीक करता है। तो अब ये देखिए हाइड्रोस्टिस का रोल कितना भयंकर है। ये हमारे स्किन को, यूटीआई को, जीआईटी को, हर जगह जो है हाइड्रोस्टिस हेल्प कर रहा है। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे समझिए, एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी, हर्पीस, जो हर्पीस, स्किन की महा बीमारियों में हर्पीस का नाम आता है, सबसे बड़ी बीमारी हर्पीस। ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। हर्पीस जोस्टर जो होता है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। इसका जो इन्फेक्शन एरिया होता है वो होता है स्किन, लिप्स, माउथ और जेनिटल ऑर्गन्स। लिप्स, ठीक, लिप्स, माउथ, स्किन और जेनिटल ऑर्गन्स, वहां पे हर्पीस नाम की बीमारियां पाई जाती, हर्पीस नाम का इन्फेक्शन होता है। हर्पीस कैसा इन्फेक्शन है? हर्पीस एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस, वायरल, ठीक है। आमतौर पे ये कैसे होता है? ये होता है ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से होता है। हर्पीस जो है वो छोटी बीमारी नहीं है। हर्पीस को छोटी बीमारी समझने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये जो है बड़ी बीमारियों में से है, जिसको हर्पीस जोस्टर के नाम से या हर्पीस और भी कई नामों से, क्लेमिडिया के नाम से, हर्पीस क्लेमिडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये बात, सबसे बड़ी बात ये जानना आपका जरूरी था कि हाइड्रोस्टिस जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसमें से हर्पीस को भी हमारा हाइड्रोस्टिस ठीक करता है। ठीक है। हाइड्रोस्टिस एक्ने और सोरियासिस को भी ठीक करता है। एक्ने और सोरियासिस में भी हाइड्रोस्टिस का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, एक चीज और, पायरिया आपने सुना होगा, जिंजिवाइटिस, पायरिया, ठीक है। तो वहां पे जब टूथ इन्फेक्शन होते हैं, टूथ इन्फेक्शन, पायरिया, जिंजिवाइटिस इन्फेक्शन, वहां पे हाइड्रोस्टिस का मंजन करें, टूथ पाउडर में मिला के लगा लें, तो जिंजिवाइटिस पायरिया में भी बहुत फायदा है। ठीक है। हमने आपसे बात करी थी कि यहाँ पे जो है टाइप 2 डायबिटीज, ये जो हाइड्रोस्टिस है, टाइप 2 डायबिटीज में ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से शुगर का एब्जॉर्प्शन करता है, और पहला काम इसका ये होता है। दूसरा, इंसुलिन को के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में हाइड्रोस्टिस का बहुत ही सुंदर रोल है, टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा, एक बात आपको बता दें, और
आपने इराक का नाम तो सुना ही होगा। इराक, इराक कंट्री का नाम सुना ना, देश, इराक देश, इराक। इराक में हाइड्रोस्टिस का जो यूज है, वहां के जो निवासी है वो यूज कैसे करते हैं, whooping कफ लीवर इन्फेक्शन में, whooping कफ और लीवर इन्फेक्शन में यूज करते हैं। इराक के नॉर्मल घरों में यूज होता है। हार्ट डिजीज में इसका काढ़ा पीते हैं, हार्ट डिजीज में इसका काढ़ा पिया जाता है, ठीक है। और स्किन डिजीज में इससे नहाते हैं। स्किन डिजीज में जैसे हम लोग क्या नीम की पत्तियों से गर्म करके लोग नहीं नहाते हैं, जैसे हम लोग क्या नीम की पत्तियों को खौला के फिर उसको ठंड करके वैसे नहाते नहीं है, वैसे इराक में हाइड्रोसिस कैनाडेंसिस को स्किन डिजीज में लोग उबाल के, उनकी पत्तियों को उबाल के नहाते। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा मिलती है आमतौर पे S11 में और S3 में, ठीक है। तो जब आप S11 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और S3 की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें हाइड्रोस्टिस की इन विचारों को, जो विचार अभी मैंने बताया, जो चीज़ अभी हमने आपको पढ़ाया, उन चीज़ों को जब आप समाहित करेंगे तो आपको कई बीमारियों का सलूशन यहाँ मिलता है। बहुत सारी बीमारियों का सलूशन आपको यहाँ मिलता है। प्लांट की स्टडी का मतलब यही होता है कि ये जो बातें हैं उनको जब हम वो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोपैथी की जो मेडिसिन है उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि इसका गुड और बैड जो है, अधिक मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोस्टिस को अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका बैड मतलब एग्रीवेशन भी देखा गया है, एग्रीवेशन भी देखा गया है, मतलब बैड इफेक्ट भी डालती है। तो बहुत लिमिटेड मात्रा में इसका यूज़ करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में इसको यूज़ करें। तो वो चीज़ें आपको, इसीलिए क्या है, जब आप डॉक्टर काउंसिल की जो दवाइयाँ हैं, जब आप S1 को यूज़ करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 12% है, लेकिन S2 में यूज़ करोगे तो ये 15% है, S3 में 25% है, S5 में 20% है। तो वो स्किन के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि कहाँ देना है, GIT में क्या यूज़ करना है, वेजाइनल इन्फेक्शन में क्या यूज़ करना है, ये सब चीज़ें आप जब उस कॉम्बिनेशन की डोज में देखेंगे कि कितना ml मिला है, वहाँ पे आप अपने अनुसार उसको सेट करना होता है। जब उसे सेट कर ले जाएंगे तो आपको उस बीमारी से मुक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने आपको दो प्लांट, कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस और हाइड्रोस्टिस के बारे में डीप नॉलेज देने की कोशिश करी कि यहाँ से आप समझें कि कोचलेरिया ऑफिसिनेलिस क्यों ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है हमारा हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस। तो ये दो हमारे S1 में मिले हुए, स्कोफ्लोसो 1 में है। तो क्या स्कोफ्लोसो 1 को जब हम दें तो इन सब चीज़ों पर भी अपना निगाह रखें, यहाँ पे भी अपनी निगाह रखें। कभी कभी क्या होता है कि जब हम सपोज करिए कि S1 है, S1 नहीं है, और हमें लग रहा है कि नहीं S1 देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस का जो समस्या है, जो वो बता रहा है कि जैसे उसमें वेजाइनल प्रॉब्लम है, मान लीजिए सपोज करिए वेजाइनल ये सब बीमारी, तो हम क्या करेंगे? हमको समझ में आ रहा नहीं S1 को देना चाहिए, और हमको समझ में आ रहा नहीं यार S2 को देना चाहिए। तो वहाँ पे जब आप उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे पढ़ाई करोगे S2 को, तो आपको समझ आएगा नहीं S1 को नहीं देना चाहिए, S2 को देना चाहिए।
वो समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा कि S1 का जो रोल है वो लिम्फेटिक सिस्टम पे है। अब यहाँ पे सिस्टम को भी देखना है, टेम्परामेंट को भी देखना है। तो जब समग्र आपका दिमाग जो है सब कुछ मिल के एक साथ काम करना चालू करेगा, तब आप मेडिसिन को पहचान कि कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, कौन सा ग्रुप देना है, मतलब कौन से ग्रुप की मेडिसिन को। अब देखिए हर्पीस की बात आई, हर्पीस की बात आई तो हर्पीस में S1 देंगे नहीं, S2 देंगे नहीं, S3 देंगे। क्यों? हर्पीस पे S3 काम। अब जैसे वेजाइनल प्रॉब्लम है तो वेजाइनल पे क्या काम करेंगे, वो सब चीजें आपको डीप स्टडी, जो ये डीप स्टडी है, प्लांट की डीप स्टडी है, फिर ग्रुप की डीप स्टडी है, ठीक है। जब समग्र हम रूप से इसकी चर्चा करेंगे, जैसे भी हमने S1 की आपको 9 प्लांट पढ़ाने के बाद जब हम आपको S2 401 पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ आपको प्लांट पढ़ाया जा रहा है, फिर S1 पढ़ाया जाएगा कि S1 में क्या क्या है, तब आपको समझ में आएगा हाँ S1 में ये देंगे, S1 यही देंगे, यहाँ पे देना है बस, नहीं तो S2 देना है, नहीं तो S3 देना है, नहीं तो S5 देना है, ठीक है। तो ये बात आ जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक। आज की कहानी में 2 प्लांट केवल, ठीक है, और मंडे फिर 2 प्लांट, ट्यूसडे फिर 2 प्लांट, ठीक है। इस तरह से आप स्टडी करते जाइए, इसकी नोट बनाइए, ये आपके बहुत काम है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच।